मुझे पता चल गया है कि विशिंग वेल के पास जो लड़की थी वो कौन है। ये सुनकर युवराज और सुहानी सवालिया नजरों से उसे देखने लगते हैं। निशा वॉशरूम के दरवाजे से तेजी से भागते हुए अपने बेड के पास आती है और बेड पर चढ़कर पालथी लगाकर बैठ जाती है। फिर वो एक्साइटेड होकर सुहानी और युवराज को देखती है। निशा, अब बताएगी भी कि क्या हुआ है? सुहानी, तूने भी तो उस विशिंग वेल वाली लड़की को देखा है ना? क्या तुझे वो कुछ जानी पहचानी से नहीं लगी? मैंने उसे देखा तो है, पर कभी उसका चेहरा साफ नहीं देखा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है जैसे मैं उसे जानती हूँ। कहीं तो मैंने बिल्कुल उसी की तरह किसी लड़की को देखा है, बस कुछ याद नहीं आ रहा है। निशा अपना मोबाइल उठाकर उसमें कुछ ढूंढने लगती है और कुछ ही देर बाद मोबाइल का स्क्रीन सुहानी के सामने ले आती है। निशा सुहानी को एक ग्रुप फोटो दिखा रही थी। सुहानी तस्वीर को देखती है। ये तो वो मनाली ट्रिप की फोटो है ना? तो इसमें मुझे क्या दिखा रही है? ये कहते कहते सुहानी खामोश हो जाती है, जैसे उसने कुछ अजीब सी चीज देख ली हो। वो अपनी आंखें बड़ी करके निशा को देखती है। निशा के चेहरे पर अब भी वही स्माइल थी, मानो उसने ये पता लगाकर दुनिया जीत ली हो। युवराज भी वहीं बैठा उन दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुहानी कुछ समय तक शॉक में रहती है, फिर होश में आ जाती है। इस तस्वीर में सना की कलाई में भी वही टैटू है जो उस लड़की की कलाई में था। इसका मतलब क्या वो लड़की ही? वो लड़की सना है। युवराज भी ये सुनकर हैरान था। लेकिन मैंने सपने में देखा था कि उस साए ने सना का गला दबाकर उसे कुएं में फेंक दिया था। एग्जैक्टली। लेकिन क्या तूने बाकियों की तरह सना की लाश देखी? सुहानी नाम में अपना सर हिला देती है। युवराज बड़े ध्यान से निशा की बातें सुन रहा था। वैसे भी पुलिस को अभी तक सना की लाश नहीं मिली है, वो अभी तक मिसिंग है। ऐसा भी हो सकता है कि उस साए ने सना को पोजेस कर लिया हो और उससे लोगों का मर्डर करवा रही है। निशा, तू कुछ भी कह रही है? ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ये पहले भी हुआ है। सुहानी और निशा हैरानी से युवराज को देखती हैं। उनकी नजरों से समझ आ रहा था कि वो युवराज से पूरी बात जानना चाहती हैं। आज से कुछ 10-11 साल पहले यहाँ ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। ये कहते हुए युवराज अचानक से खामोश हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने ऐसा कुछ कह दिया है जो नहीं कहना चाहिए था। युवराज अब तक सुहानी और निशा को अच्छे से जान गया था। उसे पता था कि अब वो दोनों किसी भी कीमत पे उस इंसिडेंट के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगी और इसके लिए वो अपनी जान खतरे में डालने से भी पीछे नहीं हटेंगी। मुझे जाना होगा, कुछ जरूरी काम है। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है। निशा युवराज को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, युवराज सर, पूरी बात तो। इससे पहले कि निशा अपनी बात पूरी कर पाती, युवराज वहां से जा चुका था। निशा और सुहानी को युवराज का ये बर्ताव समझ नहीं आता और वो दोनों एक दूसरे को देखती रह जाती हैं। यार, ये युवराज सर इतने अजीब क्यों हैं? सुहानी भी अनजान बनकर अपने कंधे उचका देती है। कुछ घंटे बाद निशा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है और सुहानी के साथ वापस हॉस्टल आ जाती है। वापस आकर सुहानी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है। सुहानी, क्या तू कॉलेज जा रही है? हाँ। आज तुझे रेस्ट करना चाहिए, तुझे चोट लगी है। मुझे आज कॉलेज जाना ही होगा। मुझे पद्मिनी सिंघानिया से मिलना है। मैं जानना चाहती हूँ उन्होंने मेरी कंप्लेन क्यों की। ये सुनकर निशा चौंक जाती है। वो अपने बेड से उठकर सुहानी के पास आती है और उसके कंधे को पकड़ लेती है। वो यहाँ नई है, इसलिए पद्मिनी सिंघानिया को नहीं जानती। पद्मिनी सिंघानिया बहुत पावरफुल लेडी है, तू उससे पंगा मत ले। निशा, मैं उनसे पंगे नहीं ले रही। मुझे लगता है उन्हें मेरे बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं बस उनसे बात करके उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती हूँ। निशा सोच में पड़ जाती है। वो अब थोड़ी परेशान लग रही थी। क्या हुआ? अब तू क्यों परेशान लग रही है? मुझे तेरा पद्मिनी से मिलना कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुझे याद नहीं है जब तू पहली बार कॉलेज आई थी, उस दिन क्या हुआ था? उसने रोड पर अपनी कार रोककर तुझे धमकी दी थी। उसका एटीट्यूड तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता, लेकिन तेरे साथ उसका बर्ताव और भी अजीब है। निशा, तू कहना क्या चाहती है? पद्मिनी सिंघानिया कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ रहती है, कोई भी नहीं जानता। कुछ साल पहले पता नहीं वो कहाँ से आ गई और शिमला की सबसे पावरफुल लेडी बन गई। ये सब बहुत सस्पिशियस है। मैं नहीं चाहती कि तू फिर से किसी मुसीबत में पड़ जाए। सुहानी निशा की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। आई नो यार, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो हमारे कॉलेज की ट्रस्टी है और मैं यहाँ स्कॉलरशिप पर आई हूँ। अगर कॉलेज की ट्रस्टी मुझसे नाराज हो गई तो मैं यहाँ कैसे पढ़ पाऊंगी? मुझे पद्मिनी सिंघानिया से एक बार बात करनी ही होगी। ठीक है,
फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बिल्कुल नहीं, अभी तू आराम कर। आई प्रॉमिस मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ूंगी। ऐसी बात है तो ठीक है, तू उससे मिलकर आ जा। वैसे भी अब वो रोज ही कॉलेज आती है। बेचारा विवेक, उसकी तो पद्मिनी को साया बताने वाली थ्योरी फेल हो गई। ये कहते हुए निशा को हंसी आ जाती है। मैं उस 10 साल पुरानी इंसिडेंट का पता लगाती हूँ, इसके बारे में आज युवराज सर ने बताया है। लेकिन इतने पुराने इंसिडेंट के बारे में तू कैसे पता लगाएगी? सुहानी शर्मा, तुम अभी निशा सिंह को जानती ही कहाँ हो। मैं चाहूँ तो कुछ भी पता लगा सकती हूँ। ओके मिस निशा सिंह, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। लेकिन तू... हाँ, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगी, ठीक है? ओके, बाय। सुहानी निशा को बाय कहती है और वहाँ से कॉलेज जाने के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुँचते ही सुहानी सबसे पहले पद्मिनी के ऑफिस की तरफ जाती है। पद्मिनी का ऑफिस कॉलेज के ऐसे हिस्से में था जहाँ बहुत कम लोग आते थे। वहाँ बिना किसी काम के किसी का भी आना मना था। पद्मिनी के ऑफिस के बाहर हर वक्त एक गार्ड होता था। ऑफिस के पास पहुँचकर सुहानी उस गार्ड से कहती है, क्या पद्मिनी मैम अंदर है? सुहानी की बात सुनकर गार्ड सुहानी को ऊपर से नीचे तक देखता है। क्या काम है आपको? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुहानी की बात पूरी होते ही पद्मिनी की ऑफिस बेल बजती है। आवाज़ सुनकर गार्ड भी नर्वस हो जाता है। वो एक गहरी सांस लेता है और दरवाज़ा खोलकर ऑफिस के अंदर जाता है। कुछ ही देर में वो गार्ड बाहर आता है। आप अंदर जा सकती है। ये सुनकर सुहानी भी नर्वस हो जाती है। वो यहाँ तक तो आ गई थी, लेकिन अब उसे पद्मिनी से मिलने से डर लग रहा था। कुछ देर तक वो दरवाजे के पास ही खड़ी रहती है और फिर हिम्मत जुटाकर ऑफिस का दरवाज़ा खोलती है। मे आई कम इन मैम? पद्मिनी अपनी जगह पर बैठे सुहानी का ही इंतजार कर रही थी। यस ऑफ कोर्स। सुहानी अंदर चली जाती है। अंदर आकर वो देखती है कि पद्मिनी अपनी चेयर पर बैठी उसे ही देख रही थी। सुहानी अपनी नर्वसनेस छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। गुड मॉर्निंग मैम। मिस सुहानी शर्मा, आओ बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये कहते हुए पद्मिनी सामने चेयर की तरफ इशारा करती है। ये सुनकर सुहानी चौंक जाती है। ये मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? लेकिन वो इस बात पर कुछ रिएक्ट ना करते हुए चेयर पर बैठ जाती है। मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पद्मिनी एकटक सुहानी को देख रही थी। मैं सुन रही हूँ। पद्मिनी की आंखें और उसका अंदाज सुहानी को और भी ज्यादा डरा रहा था। मैम, आपने मेरे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन की थी। मुझे लगता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पद्मिनी अपनी चेयर से उठ जाती है और सुहानी के सामने चलने लगती है। ओह, तो तुम मुझसे मेरी ही शिकायत करने आई हो? सुहानी थोड़ा और घबरा जाती है। नो मैम, मैं तो बस... सुहानी इतना ही कह पाई थी कि तभी उसकी नज़र पद्मिनी की गर्दन पर जाती है। उसकी गर्दन पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा युवराज की गर्दन पर था। युवराज की गर्दन पर वो निशान उस साए के हमले से बना था। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई? ये कहते हुए पद्मिनी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं और वो धीरे धीरे सुहानी की तरफ बढ़ती है। सुहानी अभी भी उस चेयर पर बैठी थी। जैसे जैसे पद्मिनी सुहानी के करीब आ रही थी, वैसे वैसे सुहानी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। सुहानी के पास आकर पद्मिनी अपना चेहरा झुकाती है और सुहानी के बिल्कुल करीब ले आती है। पद्मिनी की इस हरकत से सुहानी हद से ज्यादा डर गई थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। पद्मिनी सुहानी की आंखों में देखने लगती है। लगता है तुम भूल गई हो कि मैंने तुमसे क्या कहा था। सुहानी बिना कुछ कहे पद्मिनी को ही देख रही थी। शिमला की इस ठंड में भी सुहानी के माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, इसे हमेशा याद रखना, युवराज से दूर रहो। ये कहते हुए पद्मिनी की आंखें और भी गहरी हो गई थीं, जिससे सुहानी डर से कांपने लगती है। वो अभी भी पद्मिनी की आंखों में ही देख रही थी। इतनी सुंदर और खतरनाक आंखें सुहानी ने पहले कभी नहीं देखी थीं। पद्मिनी अपना हाथ उठाकर सुहानी की तरफ बढ़ाती है और अपनी 2 उंगलियां उसकी गर्दन की चोट पर रख देती है। पद्मिनी के उस चोट को हाथ लगाते ही सुहानी को वहां तेज जलन महसूस होती है और दर्द से सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो बुरी तरह से सहम गई थी। इधर पद्मिनी के चेहरे पर अभी भी गुस्से के साथ मुस्कुराहट थी, जैसे सुहानी को तकलीफ में देखकर उसे मजा आ रहा हो।
सुहानी वहां से उठकर जाना चाहती थी, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी एक शिकार है और पद्मिनी कोई शिकारी। जब पद्मिनी सुहानी की चोट को अपनी उंगलियों से दबा रही थी, तभी ऑफिस का दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर पद्मिनी दरवाजे की तरफ देखती है और उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। दरवाजे पर अर्णव खड़ा था। क्या होगा जब पहली बार अर्णव और पद्मिनी होंगे आमने सामने? क्या अर्णव सुहानी को पद्मिनी से बचाएगा? क्या वो पद्मिनी के सच तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर। आया अकर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।